हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि दोस्तों आगामी परीक्षाओं की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपके सामने एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। आप चाहे उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर यूकेपीएससी के अंतर्गत आने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे कहता है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बालोचंद, कल्याण चंद, उद्यान चंद या फिर रत्नचंद। चार ऑप्शनों में से राइट ऑप्शन हो जाएगा उद्यान चंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला सवाल। फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? चार ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, यमुना, चंपावती, पुष्पावती या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फूलों की घाटी में बहती है पुष्पावती नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। पुष्पावती नदी से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह कौन से पर्वत से निकलती है? तो यह निकलती है कामेत पर्वत से। कौन से पर्वत से? कामेत पर्वत से। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो फूलों की घाटी है, इसकी खोज करने का श्रेय किसे जाता है? फ्रैंक स्माइथ को जाता है। किसे जाता है? फ्रैंक स्माइथ। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फ्रैंक स्माइथ का नाम, इन्होंने 1931 में फूलों की घाटी को खोजा था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, धर्म निर्णय नामक पुस्तक किसने लिखवाई? चार ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन से मैं ऑप्शन नहीं बताने वाला क्योंकि उससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये वीडियो है, हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। धर्म निर्णय नामक पुस्तक किसने लिखाई? रुद्रचंद ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, रुद्रचंद। एक और इंपॉर्टेंट इसमें ऑप्शन है महेंद्र चंद। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? महेंद्र चंद था अंतिम शासक चंद वंश का। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? महेंद्र चंद। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, नैनीताल या फिर चमोली। रक्षा कृषि शोध संस्थान यह स्थित है अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमसे कहता है, दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पौड़ी। बताइए। दरबान सिंह संग्रहालय यह स्थित है पौड़ी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, पौड़ी। कौन सी जगह में? लैंसडाउन। ये पूरा आपको पता होना चाहिए, लैंसडाउन, पौड़ी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, पंचायतों में ई पंचायत लागू करने हेतु ई ग्राम स्वराज पोर्टल कब शुरू किया गया? क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। ई पंचायत लागू करने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल कब शुरू किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यूके पुलिस के लिए स्पेशली। बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 24 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिखता है 24 अप्रैल 2020। तो ये क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा हमारा अगला सवाल, मेडिसिन मैन के नाम किसका उपनाम है? बताइए। मेडिसिन मैन। चार ऑप्शन देख लीजिए। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। तो चारों जिसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिखेंगे, मैं चारों के चार आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मेडिसिन मैन किसका उपनाम हो जाएगा? मनीष पंत का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, मनीष पंत। अब देखो, मीनाक्षी खाती से एक चीज़ पूछ लिया जाता है, ये इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम क्या है? इनका है एपन गर्ल ऑफ कुमाऊँ। एपन, इसको ऐसे याद कर लीजिए, एपन गर्ल ऑफ कुमाऊँ। अब आ गया ना आपको, मीनाक्षी खाती आएगा तो इनका उपनाम हो जाएगा एपन गर्ल ऑफ कुमाऊँ। अब देखो, जीत सिंह नेगी, एक पुराना प्रैक्टिस सेट था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। जीत सिंह नेगी का उपनाम क्या है? इनका उपनाम है गढ़वाली सहगल। तो आपको याद होना चाहिए, गढ़वाली सहगल। इन दोनों के बारे में आपको पता चल गया ना। मीनाक्षी खाती एपन गर्ल ऑफ कुमाऊँ और जीत सिंह नेगी हो गया गढ़वाली सहगल। और नारायण दत्त तिवारी जी, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, इन्हें कहा जाता है विकास पुरुष। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, विकास पुरुष। ठीक। और इसका राइट ऑप्शन क्या था? मेडिसिन मैन, मनीष पंत। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन हैं? चार ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। प्रथम व्यक्ति एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन हो जाएंगे? हरीश चंद्र सिंह रावत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगर पहली महिला की बात आती है, ये तो हम सभी लोगों को पता होता है, बछेंद्री पाल। हरीश चंद्र सिंह रावत एवरेस्ट पर कब चढ़े थे? 29 मई 1965 में चढ़े थे। ये डेट भी याद कर लो, 29 मई 1965।
ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे आपने बछेंद्री पाल की याद की है। और अगर महिला आता है, देखो ये तो आपको याद हो गया, व्यक्ति की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है, महिला आ जाता है, तब आपको नाम याद होता है बछेंद्री पाल। उन्होंने एवरेस्ट फतेह कब किया था, 24 मई 1984 में, 1984। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेट भी और नाम भी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला सवाल। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, शंकराचार्य जी का ज्योतिर्मठ कहाँ स्थित है, बताइए। 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए और राइट ऑप्शन आपको बताना है। कहाँ स्थित हो जाएगा, जोशीमठ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, शंकराचार्य जी का ज्योतिर्पीठ आ जाएगा जोशीमठ में। और जोशीमठ से एक और चीज़ याद आया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोशीमठ ओली रोपवे कब बनाया गया। जोशीमठ, इसी में आपको सुधार के बता देता हूँ मैं, देखो जोशीमठ ओली रोपवे ये कब बनाया गया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें जोशीमठ था तो मुझे याद आ गया। डेट आपको पता होनी चाहिए, अक्टूबर 1993। कब से, अक्टूबर 1993, ऐसे याद कर लो पूरा, अक्टूबर 1993 से बना है जोशीमठ ओली रोपवे। ठीक है, अब इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, शंकराचार्य जी का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित था, जोशीमठ में था, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ स्थित है, बताइए। गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ हो जाएगा, उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन, गुलाबी कांठा बुग्याल हो जाएगा उत्तरकाशी में। एक और बुग्याल है, देखो पिथौरागढ़ का एक और बुग्याल है, चरथी बुग्याल, जो कि कभी कभी हमसे पूछ लिया जा सकता है, चरथी बुग्याल, चरथी बुग्याल। ठीक, ये कहाँ हो जाएगा, पिथौरागढ़ में हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुग्याल से, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, बड़ा बुग्याल लिख लेता हूँ। ठीक, तब आपको याद रखना है बेदिनी बुग्याल। कौन सा बुग्याल, बेदिनी बुग्याल, जो कहाँ है, चमोली में है, चमोली, ऐसे याद कर लो। ठीक, सबसे बड़ा बुग्याल बेदिनी बुग्याल, वो आ जाएगा चमोली में। पिथौरागढ़ की बात आएगी तो यहाँ चरथी बुग्याल आएगा, और गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ है, उत्तरकाशी में है, ये तो हमें पता ही है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरकाशी व चमोली के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। दर्रों से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको दिखना ही है, तो ऐसा है तो सभी को क्या कर लो, एक बार याद कर लो, ताकि क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पेपर में आपको अगर ये क्वेश्चन दिखे तो सीधे सीधे राइट ऑप्शन करके एक नंबर अपना वहाँ कवर कर लेना। हमसे पूछा है उत्तरकाशी व चमोली के बीच स्थित दर्रा कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, कालिंदी दर्रा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। उत्तरकाशी और चमोली के बीच पूछेगा तो क्या करोगे, कालिंदी दर्रा राइट करोगे। लिपुलेख दर्रा, इस बारे में तो आपको पता ही है, ये लिपुलेख दर्रा जहाँ पर भी आएगा मानसरोवर यात्रा में प्रयुक्त होता था। ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मानसरोवर, इससे आपको पता हो जाएगा, ऐसे ही याद कर लो। लिपुलेख दर्रा की बात आएगी तो कौन किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये मानसरोवर यात्रा से। ठीक, अब देखो फिर एक और इम्पोर्टेंट है, ये दोनों गंगांचल और सिनला दर्रा, इन दोनों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। गंगांचल दर्रा है जो दारमा और लस्तर यांगटी घाटी के बीच है, इसको मैं क्लियर करता हूँ और हम बढ़ते हैं गंगांचल की तरफ। ठीक, गंगांचल में देखो दारमा और लस्तर यांगटी, दारमा और लस्तर यांगटी, दारमा और लस्तर यांगटी घाटी के बीच कौन सा दर्रा हो जाएगा, गंगांचल दर्रा हो जाएगा, इसको याद कर लो। एक अगला है, देखो अगला है सिनला दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। सिनला दर्रा क्या हो जाता है, दारमा और ब्यास घाटी के बीच, दारमा और ब्यास घाटी के बीच स्थित दर्रा कौन सा हो जाएगा, सिनला दर्रा हो जाएगा। चारों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और देखो जो ये सिनला दर्रा था और जो गंगांचल दर्रा था, ये दोनों ही दर्रे कहाँ हैं, पिथौरागढ़ में है। और उनके बारे में तो आपको पता ही होगा, पिथौरागढ़ राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक, जो चारों के चार दर्रे हैं तो आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह मैं जो भी ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट होंगे उन ऑप्शनों को भी कवर कराते रहूँगा। ये आपकी रिवीजन क्लास के रूप में भी है, क्योंकि आपने जो पिछले भी पढ़ा होगा वो क्वेश्चन भी आपके यहाँ रिपीट हो रहे होंगे। अलकनंदा व मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, देखो इसमें भी कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पर दिखेगा, मंदाकिनी में मौ दिखता है तो वहाँ पर आप रुद्रप्रयाग राइट कर लेना। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। देखो एक और चीज़ इसमें कन्फ्यूजन वाला कौन सा होता है, मंदाकिनी की जगह अगर नंदाकिनी आ जाता है, अलकनंदा और मंदाकिनी की जगह क्या आ जाएगा, नंदाकिनी आ जाएगा, तो अब क्या राइट ऑप्शन करोगे। मंदाकिनी की जगह अगर नंदाकिनी दिख गया तब देखो तब हो जाएगा नंदप्रयाग, ऐसे याद करो। यहाँ पर मंदाकिनी था, मंदाकिनी के स्थान पर क्या आ गया, नंदाकिनी आ जाएगा, मतलब मौ की जगह नौ बन गया, तो नंदा आया है तो यहाँ पर नंदप्रयाग राइट कर देना। अलकनंदा और नंदाकिनी पूछेगा तो नंदप्रयाग राइट हो जाएगा।
अब देखो अगला ऑप्शन एक और इम्पोर्टेंट है, कर्णप्रयाग में किसका होता है फिर, अलकनंदा और पिंडर का, अलकनंदा और पिंडर, इन दोनों नदियों का संगम पूछेगा तो कर्णप्रयाग में, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी पूछा तो रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी पूछा तो नंदप्रयाग, और अलकनंदा और पिंडर पूछा तो कर्णप्रयाग। इन तीनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। देखो एक तो रुद्रप्रयाग, प्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, तीनों में प्रयाग है तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं, और रुद्रप्रयाग तो अलग है, ये हमें पता ही है, और नंदप्रयाग हो कर्णप्रयाग हो, ये दोनों कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे, चमोली में आ जाएंगे, ठीक, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, बाणासुर किला किस जनपद में स्थित है। पिछली हमारी क्लासों में क्या था कि हम सीधे क्वेश्चन और सीधे आंसर दिखते थे, लेकिन अब आपका पेपर नज़दीक है तो रिवीजन भी होना मनता है इतना, तो इसीलिए चारों के चार ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट हैं उनको भी सब मैं बताते रहूँगा। बाणासुर किला किस जनपद में स्थित है, अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली या फिर देहरादून। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे चंपावत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल, आई होप कि दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे होंगे जो कि आपके पेपर में देखने को आपको मिलते हैं। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था, चार ऑप्शन पढ़ लीजिए और बताइए खटीमा गोलीकांड कब हुआ था। 1 सितंबर 1994। खटीमा गोलीकांड हो, मुजफ्फर कांड हो, इन सब के बारे में हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तो 1 सितंबर 1994 को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कैसे भूल सकता है कोई, खैर है ना। तो 1 सितंबर 1994 को हुआ था खटीमा गोलीकांड, और 1 सितंबर इसमें लगभग 25 लोग मारे गए थे। खटीमा गोलीकांड में कितने लोग मरे थे, लगभग 25 लोग मारे गए थे, और इसे उत्तराखंड के इतिहास में काला दिन के रूप में जाना जाता है, काला दिन के रूप में। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखो एक और ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1994। इस दिन क्या हुआ था, रामपुर तिराहा कांड हुआ था। रामपुर तिराहे पर जो गोली चली थी ना, रामपुर तिराहा कह लो या फिर मुजफ्फरपुर कह लो, या क्या कह लो, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश। इसमें जो कांड हुआ था वो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, और इसमें उत्तराखंड के जो क्या कहते हैं दिल्ली जा रहे थे 6 लोग शहीद हो गए। इसको मिटाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें कितने लोग शहीद हुए थे, इसमें हुए थे 6 लोग शहीद हुए थे, ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फायरिंग में। और इसे क्या कहा गया, एक और ये भी इंपॉर्टेंट है, चलो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, इतना आपको पता चल गया होगा। इसे कहा गया क्रूर शासक की क्रूर नीति, क्रूर शासक की क्रूर नीति, ऐसे याद कर लो, क्रूर शासक की क्रूर नीति। मुजफ्फरपुर कांड या फिर रामपुर तिराहा वाला का हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, 6 लोग इसमें शहीद हो गए थे। और जो खटीमा गोली कांड था 1 सितंबर 1994 को हुआ था, इसमें 25 लोग मारे गए थे, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, राज्य जल नीति कब जारी की गई, बताइए। राज्य जल नीति 20 दिसंबर 2019, 20 दिसंबर 2019 ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखता है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम राइट ऑप्शन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए, ठीक, फॉरेस्ट गार्ड में ये क्वेश्चन बन सकता है, यूके पुलिस में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला सवाल देखो फिर, अगले सवाल में हमसे क्या पूछता है, निम्न में कौन सी नदी पंचगंगा समूह में नहीं आती है। देखो पेपर में आपको एक चीज़ ध्यान देना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। जल्दीबाजी में ऐसा नहीं कि सीधे क्वेश्चन पूछा और सीधा आंसर लिख दिया और आंसर गलत हो गया, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। पंचगंगा समूह में जैसे हमने पंचप्रयाग पढ़े थे, वो क्वेश्चन यूके SSC पूछ चुका है। अब देखो नए क्वेश्चन में ये भी बन सकता है, पंचगंगा समूह में कौन नहीं आता। पंचगंगा समूह में देखो गंगा आती है, अलकनंदा भी आती है, यमुना भी आती है, 3 तो ये होगी, 3 याद कर लो, गंगा, अलकनंदा और यमुना। इसके अलावा कौन कौन आता है, धौली, एक और नदी कौन सी आती है, धौली। इसके अलावा एक और कौन सी आती है, यमुना, ये तो हमने लिखी है। और कौन सी आती है, मंदाकिनी आती है, और कौन सी आती है, मंदाकिनी। अब देखो एक्स्ट्रा कौन है फिर, नंदाकिनी एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा वाले को हटा देंगे हम, नंदाकिनी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, नंदाकिनी। पंच जो गंगाएं होती हैं उसमें मंदाकिनी आती है, नंदाकिनी नहीं आती, ठीक, इस बारे में भी आपको पता होगा। गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली और यमुना, तो नंदाकिनी राइट हो जाएगा जो पंचगंगा में सम्मिलित नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी, बताइए। उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, ये पुस्तक किसने लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, जय सिंह रावत जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जय सिंह रावत, ठीक, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और इसमें इंपोर्टेंट ऑप्शन है क्या, हेमचंद सकलानी, इनकी किताब मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था, इस किताब के बारे में याद होना चाहिए आपको, विरासत की यात्राएं, विरासत की यात्राएं,
ठीक। विरासत की यात्राएं किसने लिखी है? हेमचंद्र सकलानी ने लिखी है। आप राइटिंग पर मत जाइए, मेरी ये पेन ख़राब हुई है इसीलिए राइटिंग मेरी अच्छी नहीं बन पाती है, तो तिरछे पेन से मैं लिख रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, समझ जाना है। विरासत की यात्राएं किसने लिखी थी? हेमचंद्र सकलानी ने। और उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास लिखी है जय सिंह रावत ने। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? यहाँ पर नृत्य की जगह क्या होगा? ये वाला होगा नृत्य। ये कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है। कहाँ हो जाएगा? अल्मोड़ा, नैनीताल, श्रीनगर या फिर देहरादून। अल्मोड़ा में यह स्थित हो जाएगी, अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला सवाल। राज्य के कुल क्षेत्रफल में जितना वन है का कितना प्रतिशत भाग राजस्व के अंतर्गत में? बताओ, राजस्व के पास कितना है, राजस्व विभाग के पास कितना परसेंट वन है, ये हमें बताना है। तो 13.76% वन किसके पास है? राजस्व विभाग के पास है। ये कितना परसेंट? ठीक, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। और देखो इन दोनों चीज़ें और कवर करवा देता हूँ आपको। 15.32% इतना जंगल किसके पास है? वन पंचायत के पास है। किसके पास है? एक बार इसको मैं क्लियर करता हूँ, और इसको क्लियर करने के बाद 13.76% किसके पास है? ये है हमारा राजस्व के पास। और 15.32% किसके पास है? वन पंचायतों के पास। वन पंचायतों के पास, ऐसे याद कर लो। और 70.76 किसके पास है? वन विभाग के पास। वन विभाग के पास। पता चल गया ना आपको? अगले क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज का अंतिम सवाल आज के मॉक टेस्ट का। भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सीधे सीधे आपके पेपर में दिखने वाला। भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? मनोरंजन गीत है ये, मनोरंजनात्मक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, मनोरंजनात्मक ये गीत है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट आज का खत्म हुआ। 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था उत्तराखंड से, और जो 20 क्वेश्चन है उसकी अगली वीडियो आएगी, तो ऐसे आपके 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको 20 नंबर का हिंदी और 40 नंबर का फिर जीके का प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेगा। तो आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और हमेशा की तरह यहाँ पर प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए। अब आपकी बारी। राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? बताइए, 2, 5, 6 या 4? अगर आपको इसका आंसर आता हो तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए। और आप लोग कमेंट करते हो और मैं उसे देखता हूँ। बहुत सारे लोग क्या होता है बिल्कुल सही कमेंट करते हैं, जिससे मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको इसका राइट ऑप्शन आता है तो कि हमारे उत्तराखंड के कितने ज़िले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं, अगर आता है तो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और अपने अगर अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो यूकेपीएससी के अंतर्गत आने वाली किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, और आगामी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों के साथ शेयर भी इस वीडियो को कर देना। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।